Hello and welcome. Very happy new year to all of you. Myself बहादुर सिंह और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई जर्नी और मैं सिखाऊंगा कि आखिर आपको केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है, किस लेवल पे लेके जाना है, उसको हमें सीखना है, कैसे सीखा जाता है केमिस्ट्री को और स्टार्टअप कैसे किया जाता है। बहुत सारे बच्चे इस बात से डरते हैं कि आखिर स्टार्ट कैसे करें केमिस्ट्री को। तो आइए मेरे साथ सीखेंगे कि केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे की जाती है। मिलके हम और आप दोनों इस जर्नी को आगे तक लेके जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस छोटे और प्यारे से आपके अपने YouTube चैनल पर। नाउ सबसे पहले मैं आपको इस आज के दिन की शुरुआत हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस नई साल में आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो और जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका मन शांत होकर पढ़ाई पे लगे और बहुत आगे जाएं। वो जो चाहते हैं वो सब कुछ उनको मिले इस साल में। बहुत सारे बच्चों का सपना आईआईटी, नीट और भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो मैं चाहता हूं कि आपको वो सपने हकीकत में मिल जाए इस 2024 में। तो ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड आगे हम चलते हैं अपनी इस जर्नी को। चलिए, आखिर हमको केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है कि हम उस केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से सीख सकें और हमारे अंदर जो डर है उस डर को हम दूर कर सकें। इस आपके अपने इस साथ से हम सीख सकते हैं, हम जान सकते हैं कि आखिर केमिस्ट्री को कैसे सीखा जाए। ठीक है, मैंने छोटी सी कोशिश की है कि केमिस्ट्री को स्टार्टअप कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हमने केमिस्ट्री को बांटा है 3 पोर्शन में। एक्चुअली इस केमिस्ट्री को मैंने 3 पोर्शन में बांट दिया है। थ्योरेटिकल पोर्शन आप भी जानते हैं, दूसरा है केमिकल न्यूमेरिकल पोर्शन एंड तीसरा है रिएक्शन पोर्शन। आप भी जानते हैं कि एक तो हमारे सब्जेक्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन होता है जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, दूसरा न्यूमेरिकल पोर्शन और तीसरा सबसे ज़्यादा जो बच्चों को हार्ड लगता है वो है रिएक्शन पोर्शन। तो आखिर इन तीनों पार्ट से कैसे डील किया जाना है ये हम सीखेंगे अपनी इस छोटी सी जर्नी में। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि आखिर हम थ्योरेटिकल पोर्शन को कैसे पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन को कैसे पढ़ते हैं, रिएक्शन पोर्शन को कैसे पढ़ते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन अगर मैं आपसे छोटी सी बात करूं तो थ्योरेटिकल पोर्शन बच्चों के लिए बहुत आसान है। बस क्या करना है, उसको कनेक्ट करना सीखना है। किस तरह से कनेक्ट करना है मैं आपको सिखाता हूं। अगर मैं थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करूं तो मैंने वही कहा कि कनेक्शन टू द रियलिटी, मतलब जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो कोई सी भी हो सकती है। अगर वो थ्योरेटिकल है तो ऑब्वियसली या तो वो हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट होगी या हमारे नेचर से कनेक्ट होगी या हो सकता है वो हमारी फैमिली से भी कनेक्ट हो। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम उस थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ने जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसको कनेक्ट करें। मैंने क्या बोला कि हमको क्या करना है, कोशिश करना है कि कनेक्ट कैसे किया जाना है। हमको कोशिश करना है कि उसको कनेक्ट कैसे करें, ये चीज़ हमको सीखनी है। अब कनेक्ट कैसे किया जाता है, सपोज मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकता हूं आपके सामने कि मैं पढ़ रहा हूं मैटर के बारे में, राइट। मैं मैटर के बारे में स्टार्टअप कर रहा हूं, चाहे वो 9th क्लास हो चाहे वो 11th क्लास हो। ठीक है, मैं मैटर के बारे में स्टार्टअप कर रहा हूं। तो भाई इस मैटर को हम कैसे जाने, तो आपने पता है कि भाई रियल लाइफ में अगर मैं देखूं तो हर एक चीज जो स्थान घेर लेती है, हर एक चीज जो स्थान घेर लेती है जिसके पास मास होता है, जिसके पास मास ऑक्यूपाइंग स्पेस, ठीक है, वो हम मैटर के क्लासिफिकेशन में रखते हैं कि मैटर में रखते हैं हमसे, राइट। तो मैटर
अगर छोटी सी बात करूंगा तो मैटर को मैंने कनेक्ट क्या कर दिया कि जो चीज़ होगी वो ऑक्यूपाइंग स्पेस होगी, है ना, जो ऑक्यूपाई करती हो, स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो। दूसरी बात, उसमें मास होता हो, राइट। तो वो क्या है, वो क्या है भाई, वो मैटर है। अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया अपने आप से, जैसे मेरे पास, मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं कुछ न कुछ स्पेस को यहाँ पर घेर रहा हूँगा, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हूँगा, और मेरे अंदर तो मास है ही है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑक्यूपाई स्पेस है, मास है, तो मैं भी क्या हुआ, मैटर हुआ। ऐसे ही मेरा मोबाइल हुआ, या यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी हुई हैं वो सारी की सारी मैटर में आती हैं। मतलब मैंने कनेक्ट कर दिया उसे रियल लाइफ से। तो जब भी हमको कनेक्ट करना है तो उसको रियलिटी से कनेक्ट करेंगे, नेचर से कनेक्ट करेंगे, अपने आप से कनेक्ट करेंगे, तो हमें थियोरेटिकल पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल लॉज। कुछ केमिकल लॉज होते हैं, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास हो, राइट। तो इन केमिकल लॉज को थोड़ा पहले तो हमें क्या करना है, उसके जो हमारे पास साइंटिस्ट है उनके बारे में पढ़ना है, फिर उस लॉज को पढ़ना है। ठीक है, कुछ चीज़ों को हमें याद भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, जैसे आपको अगर मान लो इंग्लिश सीखना है, ठीक है, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको ABCD तो याद करनी पड़ेगी। बचपन में आपको पीट करके भी याद किया गया, प्यार से भी याद किया गया, खेल करके भी याद कराई गई, राइट। वैसे ही अगर हम इन चीज़ों को अब भी कहें कि हम खेल में सीख जाएं, पिट के सीख जाएं, जैसा सीखना है, जैसा सीखना चाहें, राइट, तो हमको क्या करना है, तो केमिकल लॉज को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो जिसने भी दिया है, जो भी साइंटिस्ट उनको दिया है, जो केमिकल लॉज को दिया है, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट। एक तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। सर ये बाहर चला गया, ठीक है, हो गया, सॉरी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको ये पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, केमिकल लॉज के लिए हमें पहले तो साइंटिस्ट के बारे में जानना है और दिया किसके बारे में वो जानना है। तो हम सीख जाएंगे, हम उसको थोड़ा सा याद भी कर लेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज हो गई कनेक्ट करना और केमिकल लॉज को किस तरह से पढ़ना है। दूसरा, आपने जब आप 11th में होंगे या आप 9th में होंगे तो आपने ये वाला पोर्शन तो बहुत अच्छे से देखा होगा, थियोरेटिकल पोर्शन में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखो, एक तो यह है कि हम स्टोरी बना दें। हम इसको अगर सीखना चाहते हैं तो चूंकि हमारा जो कंसेप्ट होता है, हमारा जो मन होता है, वो स्टोरी की तरफ ज़्यादा बढ़ता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टोरी बना देंगे, राइट। तो एक तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोरी बना करके अपनी रियल लाइफ में लाएंगे। मैंने वही कहा कि हम क्या करेंगे, उसको रियल लाइफ में लाएंगे, स्टोरी बनाएंगे और उसको रियल लाइफ में लेके आएंगे बच्चा। ठीक है, तो रियल लाइफ में ले आएंगे तो हम क्या कर देंगे, बहुत आसान हो जाएगा कि हम उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, चाहे वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हो, चाहे वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसकी थ्योरी दी हो, तो हम उसको सीख जाएंगे, राइट। तो उसके पास हमारे पास क्या आता है, एक अगला चैप्टर आता था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये 10th क्लास में भी था, अब नहीं है, अब 11th में ही है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को भी अगर हमें सीखना है तो बिल्कुल बेसिक से ले जा करके उसकी थ्योरी को कनेक्ट करना पड़ेगा उनकी रियल लाइफ स्टोरी से। जैसे हमें कोई भी चीज़ सीखनी है तो हम क्या करेंगे, उसको रियल लाइफ में लेके जाएंगे, राइट। ऐसे ही इन साइंटिस्टों ने कैसे पढ़ाई की होगी, कैसे दिया होगा इसके बारे में, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। तो और भी हमारे थियोरेटिकल पोर्शंस है। तो मैंने आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमको किस तरह से इसे कनेक्ट करना है, किस तरह से हमको जानना है, ठीक है, किस तरह से हम उसको अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। अगर हम उसको दिमाग में बिठाएं तो हमारे लिए केमिस्ट्री आसान हो जाएगी, ये रसायन विज्ञान हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, केमिस्ट्री। ठीक है, चलो उसके बाद आता है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल पोर्शन को हमें किस तरह से आगे लेके जाना। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत सारे बच्चों को डर भी लगता है, जो ऐसा मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बट कुछ बच्चे जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से होते हैं, हालांकि सारे बच्चे नहीं ऐसे होते, कुछ बच्चे डरते हैं न्यूमेरिकल से। पहली बात, न्यूमेरिकल सबसे आसान होते हैं। उसके लिए अगर आपको न्यूमेरिकल सीखना है तो न्यूमेरिकल सीखने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन लगती है, जो कि आपने 8th क्लास तक
जो कैलकुलेशन है वो सीख ली होती है, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आपने सीख ली होती है 8th क्लास तक। बस उसको क्या करना है, शार्प करना है। और शार्पनेस कब आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। शार्पनेस कब आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम है, जब हम न्यूमेरिकल सीखने जाएंगे बच्चा, तो हमें फॉर्मूले सीखना है। ठीक है, फॉर्मूले को तो यहां रखना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, हम चाहें तो एक छोटी सी डायरी बना सकते हैं, जब भी हमको जरूरत पड़ेगी हम देख सकते हैं फॉर्मूला। पेपर तक जाते जाते इतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भाई फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कैसे की जाती है ये थोड़ा सा हमको सीखना है। दूसरा ये कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल सीखने के लिए केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बहुत बहुत जरूरी है। तो आपका जो 11th क्लास है, 11th क्लास में पहला ही चैप्टर बहुत अच्छे से सिखाता है हमको कैलकुलेशन के बारे में। मैं भी आपको बहुत अच्छे से लेके चलूंगा, कैलकुलेशन कैसे सीखते हैं, कैलकुलेशन को किस तरह से शॉर्ट करते हैं, शॉर्टकट में कैसे करते हैं, जो हमारे पास MCQ क्वेश्चंस होते हैं उनको हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, ये चीज़ हम सीखेंगे कैलकुलेशन करने के बाद। उसके बाद आता है एटॉमिक मास। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, एटॉमिक मास। भाई एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं तो भाई एटॉमिक मास बच्चा आपको याद ही होना चाहिए। एटॉमिक मास बोले तो व्हाट, सिंपल सा एटॉमिक मास है। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। ये सिंपल, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट में नहीं लेना, ये सिंपल से याद रखने हैं। भाई सोडियम का कोई बोले तो सोडियम का 23 हो गया, कैल्शियम का कितना हो गया, 40 हो गया। ये छोटे छोटे मतलब अप टू, अगर आप एलिमेंट्स को लेके चलेंगे तो एलिमेंट्स को भी याद रखना है, और एलिमेंट्स के साथ उनके एटॉमिक मास को याद रखना है। एटॉमिक मास लगभग कितना तक होना चाहिए, मिनिमम अगर मैं कहूँ तो अप टू 30, एक तो अप टू 30 तक तो मिनिमम आपको याद होना चाहिए। मैक्सिमम आप कितना भी याद रखें। अधिकतर एटॉमिक मास आपको पेपर्स के अंदर दे रखे होते हैं, लेकिन नहीं दिए हो तो आपको थोड़ा सा कुछ को याद रखना है। जैसे मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन से एटॉमिक मास को आपको याद रखना है, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, तो जब आप एटॉमिक मास को याद रखेंगे तो वहां से आप क्या सीख जाएंगे, आप मॉलिक्यूलर मास भी निकालना सीख जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास भी निकालना सीख जाएंगे। राइट, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख गए तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चा, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यूज, ये फिजिक्स में भी काम आती है, कांस्टेंट वैल्यू केमिस्ट्री में भी काम आती है, बहुत बहुत जरूरी है। कांस्टेंट वैल्यू को हमें याद रखना है, कांस्टेंट वैल्यू को हमको याद रखना पड़ेगा। कुछ कांस्टेंट वैल्यू जैसे R की वैल्यू हो गई है ना, कुछ कांस्टेंट वैल्यू तो फिक्स ही होती हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे रखी होती हैं, तो कुछ को याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ कांस्टेंट वैल्यू तो आपको याद ही कर लेनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक में बहुत सारी है ना, तो ये कांस्टेंट वैल्यू अगर हमको याद है तो हम बहुत सारी न्यूमेरिकल को करने का आसान तरीका सीख जाएंगे। एक चीज मैं और बढ़ा देता हूं इसमें, यूनिट कन्वर्जन, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। मतलब यूनिट कन्वर्जन से क्या मतलब है, यूनिट कन्वर्जन जैसे प्रेशर को अगर मैं बात करूं तो प्रेशर को हम क्या करते हैं, प्रेशर को ATM में लेते हैं। राइट, प्रेशर को हम ATM में लेते हैं और हम बार में भी लेते हैं, हालांकि मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, हम उसको पास्कल में भी लेते हैं। राइट, और बहुत सारे HG में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रेशर को ले सकते हैं। तो प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स को लेकर के उसका यूनिट कन्वर्जन भी हमको आना चाहिए। जूल को हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, ये चीजें हमें सीखनी है। तो बहुत आसान है अगर हम ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करें तो। ठीक है, आइए, तो ये चीज हमको आ गई। अब उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन पोर्शन पे पहुंच जाते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन के बाद आता है रिएक्शन पोर्शन। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हार्डेस्ट जो पोर्शन है वो रिएक्शन पोर्शन लगता है, खास करके जब भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात आती है। भाई बच्चे तो मतलब एक ये मान लो कि डर ही जाते हैं, उनके साथ सब कुछ हो जाता है, बस जान ही नहीं जाती ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर।
और जबकि ऑर्गेनिक रिएक्शन सबसे आसान है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन और ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम कंपेयर करें तो ऑर्गेनिक रिएक्शन सबसे ज़्यादा आसान होती है, थोड़ा हायर लेवल पर जाकर के कॉम्प्लिकेट, लेकिन अगर हम सीख के चलेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, तो मैंने कहा ऑर्गेनिक रिएक्शन बच्चों को जो हुआ लगता है ना, वो हुआ भी हम दूर करेंगे। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर हम 3 पार्ट में इसको बांट लेते हैं। इनऑर्गेनिक रिएक्शन को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि एक तो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस, ठीक है। दूसरी भाई आयनिक रिएक्शंस हो गई, दूसरी एक होती भाई कि हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल रिएक्शंस होती हैं। कुछ रिएक्शंस तो इंटरनल रिएक्शंस होती हैं, उनको हमें याद ही करना है, उनको तो हमें लर्न ही करना है, ठीक है। तीसरा कुछ हमने 10th क्लास के लेवल पे ही पढ़ी हुई हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिकम्पोजिशन, ये तो सिंपल सी रिएक्शंस है, इनको कैसे करना है ना। तो रिएक्शंस को डील करना इनऑर्गेनिक में आसान है, ठीक है। कुछ पोर्शंस को, कुछ रिएक्शंस को हमें याद करना ही पड़ेगा, और इनऑर्गेनिक में सीखना है तो इनऑर्गेनिक में कैसे सीखेंगे, वही मैंने कहा कि भाई ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हमें सीखना है तो बहुत सारी चीजों को हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को सीखना चाहता हूं तो एक तो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस होती हैं। दूसरी हम कोवलेंट रिएक्शंस के तौर पे ले सकते हैं, या हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शंस होती हैं, वो हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शंस होती हैं। कुछ रिएक्शन इंटरनल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जिनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई ये कैसे होगा, कैसे ट्रिक्स के साथ हमको सीखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास रहता है। आयनिक रिएक्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयनिक रिएक्शंस के लिए हमें कंपाउंड फॉर्मेशन सीखनी है, कंपाउंड के बारे में जानना है कि कौन सा कंपाउंड कैसे बनता है। जैसे आपसे सिंपल बोले कि सोडियम कार्बोनेट, ये फॉर्मूले तो आपको 10th क्लास तक आने चाहिए, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, तो ये चीज़ आनी चाहिए। इसकी रिएक्शन HCl से कराओ तो देखो क्या होगा, सिंपल, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, प्लस वाला, माइनस वाला, प्लस माइनस को क्या कर देंगे हम, अट्रैक्शन कर देंगे, तो सिंपल क्या हो जाएगा भाई, हम क्या कर देंगे NaCl और CO2 प्लस वाटर। तो कुछ रिएक्शंस को हम याद भी रखेंगे, कुछ रिएक्शन हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, मेरे साथ चलना है और हम करेंगे, ओके। दूसरी अगली बात, ऑर्गेनिक रिएक्शंस बच्चों के लिए हुआ लगती है, लेकिन वास्तव में ये हुआ नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ पहले बेसिक को कंप्लीट करना पड़ेगा इसके। अगर हमने बेसिक पेशेंस से किया और उस बेसिक को कनेक्ट किया है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर, तो हमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस आसान लगने लगेंगी बच्चा। ऑर्गेनिक रिएक्शन हमको आसान लगने लगेंगी कब, जब हमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस का बेसिक किया हो, जब हमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस का क्या किया हो, बेसिक किया हो, बेसिक। और बेसिक में क्या होता है, GOC आती है, GOC, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। GOC में सबसे पहले IUPAC सिखाई जाती है, और भी बहुत सारे कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सिखाए जाते हैं। फिर हम ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड भी सीखते हैं इसमें, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड भी सीखते हैं। फिर हम इसमें इंटरमीडिएट के बारे में भी पढ़ते हैं। डरना नहीं भाई, मैं इतना सारा लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये डरना नहीं कि इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। डर के आगे जीत है भाई, ठीक है, डरेंगे तो नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट्री सीखनी है तो पहले आपको छोटी छोटी चीजों को सीखना पड़ेगा। जब भी हम कहीं भी कुछ भी करते हैं तो हमें छोटी चीजों को पहले करना चाहिए, छोटी चीजों को जानना चाहिए, तभी हम कर पाते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट हो गया, उसके बाद कुछ मैकेनिज्म पोर्शन भी होता है, ठीक है, जो काम का होता है बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी ही चाहिए बच्चा, ये चीजें हमको सीखनी ही है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमको पीरियडिक टेबल को कहीं नहीं भूलना चाहिए। हमें पीरियडिक टेबल नहीं भूलनी चाहिए भाई, ठीक है, हमें अपनी पीरियडिक टेबल नहीं भूलनी चाहिए।
ये पीरियडिक टेबल आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। पीरियडिक टेबल आपको याद ही होनी चाहिए, अधिकतर चीजें आपको याद चाहिए। अगर आप एलिमेंट्स को भी याद रखते हैं अप टू 30 काम चलाने के लिए आगे भी है, अगर आप सारा याद करें तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपको सीखना है केवल, तो हम क्या करते हैं, अप टू 30 हमको एलिमेंट्स सीखने हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, है ना, ये चीज हमको सीखनी है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, है ना, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इस तरह से लगभग हमको अप टू 30 तो मिनिमम है, मिनिमम। मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा सीखें, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री की शुरुआत करनी है तो ये चीज तो हमको सीखनी ही है। बहुत जीरो से लेके चलेंगे, बहुत आसानी से हम सीख जाएंगे केमिस्ट्री। बस आपको क्या करना है, बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से दिल से सभी को नई साल की मुबारकबाद। और आप इस नई साल में बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ आपको जानने को मिले। एक आपका जो एम है वो आपको मिल जाए, जो आप चाहते हैं वो इस साल मिल जाए। हमको भी आप पूर्ण सपोर्ट करें इसी तरह से। थैंक यू।